नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी ज्ञान का श्राप पे पहला कमेंट उपमा मिश्रा जी ने किया था। उपमा मिश्रा जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम शेखर है और ये बात तब की है जब मैं कंपनी की तरफ से फॉरेन ऑन साइट गया था क्लाइंट लोकेशन पे काम करने। मेरी पोस्टिंग यूके में हुई थी। मैं हमेशा से फॉरेन जाना चाहता था क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत समय वेट भी किया था और बहुत सारी मेहनत भी की थी। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद और बहुत मुश्किल से मुझे फॉरेन की अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन बार बार पहले कई सारी दिक्कतें पेश आ रही थी, जैसे वीज़ा एक बार में ना होना, प्रोसेसिंग में दिक्कत आना और बहुत सारी परेशानियों के बाद मेरा वीज़ा हो गया। लेकिन मेरे बीवी और बच्चों का वीज़ा नहीं हो पा रहा था। कंपनी के लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि तुम पहले आगे जाकर फ्लैट्स वगैरह और घर फाइनल कर लो, क्योंकि फॉरेन में मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रहना था, करीब 3-4 साल के लिए। तो मुझे भी लगा कि हाँ, पहले मैं आगे पहुंचकर घर वगैरह फाइनल कर लेता हूँ, कुछ बहुत चीज़ें भी समझ लूँगा, बच्चों की स्कूल में एडमिशन के लिए भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो मैंने पहले जाने का फैसला किया और सोचा बाद में जब वाइफ और बच्चों के वीज़ा के काम हो जाएंगे तो वो लोग भी पीछे से चले आएंगे। मैंने ऐसा ही किया। हालांकि मैं हमेशा से फॉरेन तो जाना चाहता था और शुरू में मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी था, लेकिन जिस दिन मुझे निकलना था और मैं पैकिंग कर रहा था, उस दिन मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। लग रहा था जैसे कुछ अजीब सा हो रहा है या कुछ गलत होने वाला है। बार बार अजीब सा लग रहा था। तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग के डर से हो सकता है या फिर मेरे घर से दूर रहने के सोच के वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन बार बार ये चीज़ होने के वजह से मेरी बीवी ने भी मुझसे कहा, अगर ऐसा है तो कैंसिल कर सकते हैं क्या, या पोस्टपोन कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, बहुत समय बाद ये मौका मिला है और तो और लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं मेरे वहाँ जाने के लिए। कंपनी को अगर अब टिकट कैंसिल करने के लिए बोला तो कंपनी वाले शायद मेरी अपॉर्चुनिटी ही कैंसिल कर दें। इसी डर के वजह से मैंने अजीब फील होने के बावजूद उस दिन ट्रैवल करने का सोचा और मैं घर से निकल गया। जब मैं घर से निकल रहा था तब भी अजीब अजीब सी चीज़ें पेश आ रही थीं, जैसे कुछ भूल जाना और बाकी सारी चीज़ें। मैंने सोचा हड़बड़ी में तो लोग वैसे भी बहुत सारी चीज़ें भूल ही जाते हैं। फिर जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तो दरवाज़ा खुद ब खुद सामने से बंद हो गया। मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा हो सकता है तेज़ हवा के वजह से ऐसा हुआ हो। ये सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी मैं घर से निकला। एयरपोर्ट जाने के समय जिस टैक्सी से मैं एयरपोर्ट जा रहा था वो टैक्सी भी पंचर हो गई। मैंने सोचा नॉर्मल बात है। मैंने तुरंत दूसरी टैक्सी ली और मैं उससे एयरपोर्ट के लिए निकल गया। फिर फाइनली मैं जब एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पे भी गलती से मेरा बोर्डिंग पास किसी और से एक्सचेंज हो गया, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था। लेकिन ये कैसे हुआ ये मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे काउंटर पे जाके नया बोर्डिंग पास इशू करवाना पड़ा। फिर गलती से मैं दूसरे गेट पे चला गया। फिर मैं वहाँ से अपने वापस जिस गेट से मेरी फ्लाइट थी उस गेट पे पहुँचा। बार बार कुछ न कुछ हो रहा था, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक संयोग समझ रहा था। लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये शायद संयोग नहीं, नेचर मुझे इशारा कर रहा था कि तुम इस ट्रिप को कैंसिल कर दो। लेकिन मैंने सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए सभी को खतरे में डाल दिया। खैर, उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं था। मैं चुपचाप फ्लाइट की तरफ बढ़ा, फ्लाइट पे बैठा और वापस
पलट के नहीं देखा और मैं अब यूके पहुंच चुका था। शुरू में तो यूके पहुंच के मुझे कोई जंग जीतने जैसी खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस चीज़ के लिए मैंने इतने सालों तक स्ट्रगल किया, मेहनत किया और क्या क्या नहीं किया, वो चीज़ मैंने अचीव कर ली। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही फॉरेन जाने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई भी कभी भी फॉरेन नहीं गया था। मुझे ये लगता था कि अगर मैं फॉरेन चला गया तो मैं अपना और बाकी लोगों का नाम रोशन कर दूंगा, और साथ ही साथ बहुत सारे रिश्तेदार भी इस चीज़ को देख के सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये गांव का लड़का इतनी आगे कैसे बढ़ा, फॉरेन तक कैसे पहुंचा। वही सब बातें जो आपके भी आस पड़ोस में होती ही होंगी। तो शुरू में तो मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मुझे अपने परिवार की याद सताने लगी। मुझे अपने बीवी बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी। एक हफ्ते का एकोमोडेशन मुझे होटल में दिया गया था, ताकि तब तक मैं अपने लिए फ्लैट वगैरह ढूंढ सकूं। तो वहां से मैं सीधे होटल पे गया, और होटल पे जाके मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों फ़ोन लग ही नहीं रहा था। मुझे लगा कोई बात नहीं, कल सुबह यहाँ का सिम ले लूँगा, फिर अपने घर पे आराम से फ़ोन लगा के बात कर लूँगा। उसके बाद मैंने किसी तरीके से ये मैसेज किसी और के थ्रू पहुँचवाने की कोशिश की कि मैं अच्छे से पहुँच गया हूँ। पता नहीं उस समय वो मैसेज पहुँचा भी था या नहीं, लेकिन थकावट की वजह से मुझे नींद आने लगी। मैंने खाना वगैरह भी नहीं खाया और चुपचाप सो गया, क्योंकि शायद समय के हेर फेर की वजह से ऐसा हो रहा था, जिसको शायद जेट लैग कहते हैं। उसके बाद जब मैं उठा तो सुबह हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अब ऑफिस की तैयारी की जाए। ऑफिस वाले ही कुछ रास्ता दिखाएंगे कि सिम और फ्लैट और बाकी सारी चीज़ें कैसे की जाती हैं। मैंने होटल से होटल का ही कैब बुक किया और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाने के बाद मैंने सारी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद मैंने कई सारे फ्लैट्स देखने की कोशिश की। बहुत सारे फ्लैट्स तो मेरे हिसाब के नहीं थे, या उनका रेंट बहुत ज़्यादा था, और कुछ फ्लैट जो मेरे हिसाब के थे, जो मेरे रेंज के थे, उस फ्लैट में कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके वजह से मैं वो फ्लैट्स ले नहीं पा रहा था। और नॉर्मली जिसमें सब कुछ था वो फ्लैट मेरे ऑफिस से बहुत दूर थे, तो मुझे आने जाने में ज़्यादा टाइम लगता, जिसके वजह से या तो मुझे बहुत पहले निकलना पड़ता या फिर रोज़ लेट से ऑफिस पहुंचता। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते देखते 3 दिन निकल गए। अब मुझे ये परेशानी सताने लगी थी कि अगर वो एक हफ्ते वाला डेडलाइन कंप्लीट होने से पहले मैंने घर नहीं ढूंढा तो ऑफिस वाले शायद मुझे होटल का एकोमोडेशन एक्सटेंड करके ना दें। उसके बाद मैं कहाँ रहूँगा। इसके बाद मैंने और शिद्दत से फ्लैट्स ढूंढने शुरू किए, और धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि शायद मेरी शिद्दत अब रंग दिखाने लगी है, क्योंकि कुछ फ्लैट्स मैंने फाइनलाइज किए, लेकिन पहला फ्लैट जो मैंने फाइनल किया उसको फाइनल करने के बावजूद लैंडलॉर्ड ने बाद में अचानक से मना कर दिया। उसके बाद दूसरा फ्लैट जो मैंने फाइनल किया, उस फ्लैट में भी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा, और थर्ड फ्लैट में तो प्लम्बिंग की ही परेशानी अचानक से आ गई थी। मुझे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया अब मेरे खिलाफ हो गई है, पूरी कायनात मेरे खिलाफ काम कर रही है। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। उसके बाद शहर के थोड़ी बाहर की तरफ एकांत एरिया में मुझे एक घर मिला, जो कि फ्लैट के ही रेंट में मुझे वो पूरा का पूरा बंगलो मिल रहा था। मुझे अपने किस्मत पे विश्वास नहीं हो रहा था। भले ये थोड़ा शहर के बाहर की तरफ था, लेकिन इतना बड़ा घर, और वो भी इतने सस्ते में, ऐसा कैसे हो सकता था। मैंने इधर उधर जांच की, बहुत ज़्यादा बातूनी लोग तो वहाँ रहते हैं नहीं, इसीलिए कुछ खास पता नहीं चला, और अड़ोसी पड़ोसी भी कोई खास न थे। घर एकांत में था, उससे कुछ दूरी पे ही कोई घर था। वो घर एकांत में तो था, लेकिन उसकी खूबसूरती क्या बताऊं, लाजवाब घर।
लाजवाब सराउंडिंग और वहाँ का वेदर तो आप जानते ही हों। ये सभी चीज़ें एक साथ मिलकर क्या मनमोहक दृश्य बना रहे थे। मैं खुद को उस बंगलो को लेने से रोक ही नहीं पा रहा था। उसके बाद मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैंने पता लगवाया कहाँ हैं इनके लैंडलॉर्ड और बाकी सारे फॉर्मेलिटीज़ करवाई। बीच में एक ब्रोकर जैसा कोई इंसान था जिसने ये सारा प्रोसेस करके दिया मुझे, और एक मिनिमल फ़ी के साथ ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने बिना लैंडलॉर्ड से मिले हुए पर्सनली हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। मेरे हाथ में एग्रीमेंट आ गया। उसके बाद मैंने उस घर में शिफ्ट कर लिया। स्टार्टिंग में तो मैं इस खुशी से फूला नहीं समा रहा था कि मैं इतने बड़े घर में अब रहूँगा, और वो भी यूके जैसे जगह पे। इस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश था। मैंने अपने घर पे भी ठीक से अभी तक बात नहीं की थी। एक हफ्ते बाद मैंने अपने घर पे फ़ोन लगाया। घर वालों ने कुछ भी सुनने से पहले ही मुझे सुनाना शुरू कर दिया कि इतने दिन से कहाँ थे, तुम्हें वक्त नहीं मिलता था क्या कि हमें फ़ोन लगा लो, ये वो और बहुत सारी बातें। मैंने कहा, ठंड रखिए, सबसे पहले मेरी बातों को सुनो तुम लोग। मैंने बहुत बढ़िया घर ढूंढा है और इस घर तक पहुंचने के लिए मैंने ज़िंदगी के सारे जद्दोजहद देख लिए, बहुत मेहनत किया, तब जाकर के आज ये घर मेरे हाथ में आया है। सामने से आवाज़ आई, घर? फ्लैट मिला होगा ना? मैंने कहा नहीं, घर, बंगलो, बहुत बड़ा बंगलो। सामने से आवाज़ आई, इतना बड़ा बंगलो अगर आप रेंट पे लोगे तो आप बचाओगे क्या? हम लोग सेविंग्स क्या करेंगे? मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मुझे ये घर फ्लैट के रेंट से भी कम में मिल गया है और ये पूरा का पूरा घर हम लोग यूज़ करेंगे। अगर तुम्हारे वीज़ा का काम प्रोसेस आगे बढ़ चुका है या हो गया है तो अब तो बस तुम जल्द से जल्द आने की तैयारी करो। यहाँ मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। कल परसों में मैं जाके किचन को भी पूरी तरीके से सेट कर दूंगा। राशन वगैरह की भी सारी चीज़ें ला कर रख दूंगा। तुम लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। एयरपोर्ट पे भी मैं तुम लोगों को रिसीव करने आ जाऊंगा। अब तो बस इंतज़ार है, बस तुम लोग आओ और इस घर को घर बनाओ। इसी चीज़ के लिए हम लोग इतने दिनों से परेशान थे। तुम लोग अगर इस घर को देखोगे तो पागल हो जाओगे। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए और उन्हें भेज दिए। घर के फ़ोटोज़ को देखकर सच में वो लोग पागल से हो गए थे। उन्हें बहुत खुशी थी कि वो लोग फ़ॉरेन में इतने बड़े घर में रहने वाले हैं, वो भी 2 मंजिला। वो लोग खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। उन लोगों ने मुझे कॉल किया और बहुत खुशी-खुशी हम लोगों ने बातचीत की। फिर मुझे याद आया कि डिनर का कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। मैंने सोचा चलो आज का श्री गणेश अपने ही किचन से कर देते हैं। मैंने सोचा कुछ किचन में ही बना के खाते हैं, बात ही कुछ और होगी। और मैंने ये भी सोचा कि किचन में तो पहली बार कुछ मीठा ही बनाते हैं। मैंने खीर बनाने का सोचा। मैं बगल के मार्केट से जाके दूध और बाकी की चीज़ें ले आया, और जब मैंने खीर बनाने के लिए दूध उबालना शुरू किया तो दूध अपने आप फट गया। मैंने सोचा यहाँ पे भी खराब सामान देते हैं क्या? हो सकता है, कौन जाने। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ इंडिया में ही ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि लोग सभी जगह एक ही जैसे होते हैं, अपना खराब माल पहले चिपकाने का कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से मार्केट में गया क्योंकि मार्केट वहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। हाँ, हालांकि वहाँ पे सब कुछ दूर ही था, लेकिन मुझे वॉक करने में मज़ा आता था, इसलिए वो मेरे लिए दूर नहीं था। मुझे मार्केट जाके वापस आने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता था, लेकिन मेरे लिए वो दूर नहीं था, क्योंकि वहाँ का वेदर और सराउंडिंग्स देखते-देखते 1 घंटे तक वॉक करना मुझे 5 मिनट वॉक करने के बराबर ही लग रहा था। इसीलिए मैं खुशी-खुशी वापस उस मार्केट तक गया, वॉक करते हुए वापस आया। अब हालांकि भूख तो बहुत लग रही थी, लेकिन मैंने ये सारे चीज़ों के साथ साथ कुछ इंस्टेंटली खाने के लिए भी सामान ले लिए थे। इसीलिए अब खीर कैंसिल करके मैंने इंस्टेंट नूडल वगैरह पकाया और मैंने वो खा लिया, क्योंकि अब खीर पकाने के बाद भूख तो शायद मर भी जाती। इसीलिए मैंने तुरंत खाने का जुगाड़ किया। उसके बाद मैंने सोचा आओ चलो अब अपने बेडरूम में सोने का भी मज़ा ले ही लेते हैं। मैं बेडरूम में गया और सोने की कोशिश करने लगा।
हालांकि वो घर बहुत खूबसूरत और शानदार था, लेकिन कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद नए जगह की वजह से ऐसा हो रहा है। फिर मुझे लगा हो सकता है इतनी बड़े जगह की वजह से मुझे ऐसा हो रहा है। फिर मैंने ये भी सोचा कि हो सकता है फैमिली के आने की बात सुनकर मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया हूँ, इस वजह से बेचैनी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे यही सब सोचते सोचते रात निकल गई और मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने ऑफिस की तैयारी की और ऑफिस चला गया। थके हारे होने की वजह से ठीक से ऑफिस में काम भी नहीं हो पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वो दिन मैंने निकाल लिया। आज मैंने सोच रखा था जल्दी खा के जल्दी सोऊंगा ताकि अच्छे से रिकवरी हो सके, पूरा नींद वसूल लूंगा। जब मैं आज फिर से खाना वगैरह खाकर सोने के लिए गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कहीं टहल के ही आ जाता हूँ। फिर मैंने टहलने का प्लान किया और मैं वॉक करते करते एक चर्च के पास पहुंचा और उस चर्च के बेंच पे बैठा, क्योंकि अब मैं थकने लगा था। आखिर मैं पिछले रात से सोया भी तो नहीं था। और धीरे धीरे कब मुझे नींद आने लगी मुझे पता भी नहीं चला, और गलती से आज मैं चर्च के ही बेंच पे सो गया। जब मेरी नींद खुली सुबह तो मैंने देखा सामने एक फादर खड़े हैं। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरा, बोला क्या बात है बेटा, तुम यहाँ पे कैसे? हालांकि उन्होंने इंग्लिश में बोला था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। उन्होंने बोला कि बेटा कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नींद बहुत आ रही थी और मैं वॉक करने निकला था। कब मैं यहाँ पे बैठ कर के आराम से सोचते सोचते सो गया मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए मैं यहाँ रह गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम यहीं कहीं आसपास रहते हो तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो और अपने किसी भी परेशानी को मुझे बता सकते हो। मैंने भी मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक यू कहा और वहाँ से चला गया। हालांकि मैं सोया तो बाहर था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी नींद पूरी हो गई है, कोई थकावट फील नहीं हो रही थी। मैं चुपचाप घर पे गया, तैयारी की और ऑफिस को निकल गया। आज बहुत अच्छे से काम किया क्योंकि मुझे अच्छा फील हो रहा था। मैंने अच्छे से काम करके सब कुछ निपटा के वापस घर जाते वक्त थोड़ा थोड़ा सामान ले जाना शुरू कर दिया था। रोज़ मैं ऑफिस से जाते वक्त कुछ कुछ सामान घर पे लेके जाता था ताकि कोई भी चीज़ की कमी न रहे परिवार के आने पे। धीरे धीरे यूं ही चलते रहा और मेरे परिवार के आने का दिन भी नज़दीक आ गया। हालांकि मुझे उस घर में ठीक से नींद नहीं आती थी और जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं उसी चर्च में जाके सो जाया करता था। फादर भी मुझे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि अब वो मुझे पहचानने लगे थे। मैंने ये सोचा कि शायद अकेले होने की वजह से अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा मैंने कम से कम 4 से 5 दिनों के लिए किया होगा। लेकिन अब खुशी इस बात की थी कि मेरा परिवार मेरे पास आ रहा था, अब मुझे अकेले नहीं रहना पड़ेगा। इस चीज़ की खुशी ने हर चीज़ को ढक दिया और मैं वेट करने लगा, और वो दिन भी आ ही गया जब मेरा परिवार आ गया था। मैं उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट गया और बहुत खुशी खुशी हम लोग आपस में मिले। उसके बाद मैं उन्हें यूके दिखाते हुए अपने घर तक लेके आया। घर को देख के वो लोग पहले से भी ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि फ़ोन पे और फोटो पे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। सामने से ये घर कितना खूबसूरत था। उन लोगों ने भी घर देखते के साथ घर के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। एक तो यूके इतना खूबसूरत दिख रहा था, साथ में ये घर, वाह वाह क्या बात है। घर वाले खुशी ही खुशी मना रहे थे, मज़ा सा ही आ गया था। लग रहा था अब मेरी मेहनत सफल हो गई है, मैंने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि अपने परिवार की खुशी से ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट कुछ हो ही नहीं सकती। बाद जब मेरी बीवी और बच्चे घर के अंदर घुसने लगे तभी मेरे बेटे ने कहा कि पापा, घर में कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरी बीवी ने उसे समझाया, नहीं बेटा, नई जगह है, नए नए लोग हैं, सब कुछ नया है, इस वजह से तुम्हें अजीब सा लग रहा है। धीरे धीरे जब तुम्हें आदत हो जाएगी तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगने लगेगा। बेटे ने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे
उसके बाद वो लोग अपने कमरे में चले गए। मैंने सभी को सभी का कमरा दिखाया। हाँ, वो घर इतना बड़ा था कि वहाँ पे हर किसी का अपना कमरा हो सकता था। हालांकि इंडिया में हम लोग सब कोई एक साथ रहते थे और मेरे बेटे बेटी का कमरा एक था और हम हस्बैंड वाइफ एक साथ सोते थे। लेकिन अगर यहाँ हम लोग चाहते तो चारों अलग अलग भी सो सकते थे, जगह ही बहुत थी। मेरे बेटे ने अलग कमरा चुन लिया और मेरी बेटी ने अलग कमरा चुन लिया और मैं और मेरी वाइफ मेरे ही कमरे में, जिसे मैं अब तक बेडरूम सोच रहा था, उसी को फाइनल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाना पीना बनाना ये सारी चीज़ें शुरू हुई। खाना वगैरह खाने के बाद जब हम लोग सोने चले गए तो जो हर रात मेरे साथ होता था वो वापस होने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अब इन लोगों को घर में अकेले छोड़कर मैं चर्च में जाके भी तो नहीं सो सकता था। इसीलिए लेकिन मैंने अपनी बीवी से पूछा, सो गई या जग रही हो? उसने जवाब दिया, नहीं जी, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? उसने कहा, हाँ जी, मुझे भी नींद नहीं आ रही। आपको भी नहीं आ रही क्या? मैंने बताया कि मुझे तो इतने दिनों में कभी भी इस बेडरूम में नींद ही नहीं आई। इस घर में मैं ठीक से सो ही नहीं पाया। अब तक तो मुझे लग रहा था कि तुम लोग नहीं हो, अकेलेपन के वजह से, बेचैन होने के वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन अब तो तुम लोग सभी लोग हो यहाँ और तुम लोग तो थके हुए भी हो, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं नींद आ रही? कोई बात नहीं, चलो एक बार बच्चों को देख के आते हैं। जब मैं अपने बेटे के कमरे में गया तो मैंने देखा मेरा बेटा बिस्तर पे नहीं है। फिर मैंने तुरंत उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। पहले हमें लगा कि वो बाथरूम में होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बहुत देर ढूंढने के बाद हमें वो अपने ही कमरे में एक कोने में दुबका हुआ मिला, जैसे कि वो किसी चीज़ से डर रहा हो। जब उसने हम लोगों को देखा तो हमारी तरफ भाग के आने की कोशिश की, लेकिन बीच में रुक गया क्योंकि उसे लग रहा था बीच में कोई है। मैंने हाथ बढ़ा के उसे अपने तरफ खींचा और बोला, क्या हो गया बेटा, क्यों इतने डरे हुए हो? उसने कहा, वो अजीब सी परछाई, उसके चमकती आंखें मुझे डरा रही थीं पापा। मैं इतने देर से इंतज़ार कर रहा था कि कोई आ जाए। मैंने कोशिश भी की चीखने की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत डर गया था पापा, इसीलिए मैं अपने घुटनों के बीच में सिर दबाए बैठा हुआ था। मुझे जब पता चला कि आप लोग आए हैं, मैंने सिर ऊपर किया और आप लोगों को देखा, तब जाके मेरी जान में जान आई। मैं बहुत डर गया था। हम लोगों ने उसे गले से लगा लिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, डरने की बात नहीं है। मैं तो कोई खास इन चीज़ों में नहीं मानता था, लेकिन मेरी बीवी इन चीज़ों में मानती थी। फिर उसने कहा, तुरंत चल के बेटी को भी चेक करते हैं। हम लोगों ने ऐसा ही किया और जब हम लोग अपने बेटी के कमरे में पहुंचे तो वहां का भी नज़ारा कुछ ऐसा ही था। वो भी अपने बिस्तर पे नहीं थी। हम लोगों ने तुरंत कोनों में चेक किया, क्योंकि बेटे के साथ ऐसा हो चुका था। फिर जब चेक किया तो सच में वो भी उसी तरीके से दुबकी बैठी थी। हम लोगों ने सोचा कि एक के साथ ऐसा होना पॉसिबल है, दोनों के साथ कैसे, और दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि दोनों एक साथ हैं तो एक ने जो बहाना किया दूसरे ने भी वही। लेकिन कुछ तो था ऐसा जिनसे ये दोनों अलग अलग कमरों में होने के बावजूद डर रहे थे। फिर हम लोगों ने तुरंत उस कमरे से बाहर निकाला उन दोनों को और हॉल में नीचे लेके चले गए। वहां पे बैठकर हम लोग अभी सोच ही रहे थे कि करना क्या है, तब तक शीशे की टूटने की आवाज से हम लोगों का ध्यान भंग हुआ। जब हम लोगों ने ऊपर जाके देखा तो बाथरूम के शीशे टूट के बिखरे पड़े थे और उन पे कुछ लिखा हुआ था। हम लोगों ने शीशों को एक जगह जुटाकर जोड़कर उस पे क्या लिखा है समझने की कोशिश की। काफी देर तक उल्टे पुल्टे शीशे जोड़ने की वजह से हमें सही सही समझ में नहीं आ रहा था कि लिखा क्या है। लेकिन जब हमने उन शीशों को एक साथ सही तरीके से जोड़ा तो उस पे लिखा था कि ये मेरा घर है और मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम लोगों को एक मिनट के लिए भी घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोगों ने सोचा कि घर में अगर सिर्फ हम लोग हैं तो ये किसने किया। हम लोग डर चुके थे। मेरी बीवी ने कहा कि चलिए यहाँ से निकल चलते हैं, लेकिन मुझे लगा हो सकता है घर में कोई चोर घुस आया हो,
मैंने पुलिस की मदद लेने की सोची और मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन घुमा दिया। पुलिस भी समय पे ही घर में पहुंच गई। तब तक हम लोग घर के बाहर खड़े थे ताकि अगर कोई चोर चुक्का हो तो वो हम लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके। पुलिस ने अंदर जाकर सब कुछ चेक किया। उन्हें भी वो शीशा मिला जिस पे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। उन लोगों ने टेस्ट कराने के लिए उन शीशों के कुछ टुकड़े बाहर भेज दिए और वो शायद लैब वगैरह में भेजा होगा। उसके बाद उन लोगों ने घर के चारों तरफ से चेक किया कि कोई फोर्सफुली घर में घुसा तो नहीं है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्हें बच्चों के कमरे की ऊपर की खिड़की खुली हुई मिली। उन्हें लगा कि कोई घर में चुपके से घुस गया था और उसने ही ये सारी चीजें की हैं। उन्होंने कहा, आप लोग इस घर में सारी खिड़की दरवाजे बंद करके सेफली रहिए। अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आप लोग फिर से हमें फ़ोन कर दीजिएगा। हम लोग तुरंत नज़दीकी टीम को भेज देंगे। अब आप लोग आराम कर सकते हैं। कल तक हम लोग छानबीन करके आपको कुछ ना कुछ रिपोर्ट ज़रूर दे देंगे। हम लोग भी रिलैक्स हो गए और घर में जाके सोने लगे। हालांकि मेरी बीवी और बच्चे अभी भी डरे हुए थे। हम लोग ने एक साथ सोने का फैसला किया था। हम सभी लोग एक साथ सो गए। उसके बाद अगले दिन जब पुलिस की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ साफ लिखा था कि ये किसी इंसान का खून है। अब कोई इंसान खुद के हाथ पैर काट के तो अपने ही खून से ये सारी चीजें नहीं लिख सकता था, तो जरूर ये किसी और इंसान का खून होगा। इस चीज की छानबीन होनी चाहिए थी, इसलिए पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। कई दिन तक हमें घर में कुछ न कुछ ऐसी ही चीजें महसूस होती रहीं। बहुत सारा परेशानी का आलम रोज रोज झेलना पड़ता था। कभी कुछ टूट जाए, कभी कुछ फूट जाए, कभी कोई इलेक्ट्रिकल चीज जल जाए, कभी कोई सामान गिर जाए। लेकिन एक दिन जब मेरे बच्चे के ऊपर छत से एक भारी भरकम लोहे का टुकड़ा गिरने वाला था तो मैंने भी सोचा अब बस बहुत हो गया। अगर ये सारी चीजें कोई और कर रहा होता तो ये सारी चीजें करने वाला हमें कभी ना कभी जरूर नजर आ जाता। लेकिन इतनी सारी चीजें होने के बावजूद हमें कभी भी कोई भी नजर नहीं आया। फिर मैंने फैसला किया कि एक बार चलकर मैं उस चर्च के फादर से बात करता हूँ। उन्होंने मेरी परेशानी में मेरा बहुत साथ दिया था। मैं उनके पास गया और उनको सारी आप बीती बता दी। सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, आज तक तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम रहते कहाँ हो। मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर पे आके सब कुछ चेक करूँगा। फिर मैंने जैसे ही उन्हें अपना एड्रेस बताया, उन्होंने कहा, बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घर सच में हॉन्टेड है। मैंने एक बार वहाँ पे कोशिश भी की थी घर को पवित्र करने की, लेकिन वो घर किसी के बस में नहीं आता। वो घर खुद में ही जीवित है। वो घर के मालिकों ने कुछ उसमें ऐसे तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था या कुछ ऐसी काली जादू और काली शक्तियों का इस्तेमाल किया था जिसके वजह से आज वो घर ही शैतानों के कब्जे में है। और उस घर से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, नहीं तो वो घर तुम लोगों की बलि ले लेगा। ये सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक चुकी है, क्योंकि जिस घर को पाकर मैं इतना खुश था वो घर ऐसा भी निकल सकता था। मैंने सोचा नहीं, घर मैं बाद में खोज लूंगा, तुरंत अभी निकलना जरूरी है, क्योंकि ये बात वो इंसान कह रहा था जिस पे मैं यहाँ पे पूरे के पूरे यूके में शायद सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। वो मेरे साथ शुरू से ही बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था और ये सारी चीज़ें बोलकर उन्हें कोई फ़ायदा भी नहीं था। मैंने ऐसा ही किया। मैं घर के तरफ बढ़ गया और वो भी मेरे साथ साथ गए। जब तक मैं घर से सामान पैक करके अपने बच्चों को लेकर निकल रहा था तब तक वो वहीं खड़े होकर कोई मंत्र वगैरह गुनगुना रहे थे, जिसके वजह से घर में अजीब अजीब सी चीज़ें होना रुक गई थी। क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को लेकर निकल रहा था तब उस समय हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि कोई जीत चुका है और वो अपने जीतने की खुशी मना रहा है। लेकिन उनके इस मंत्र उच्चारण से वो हंसी शांत हो चुकी थी। उसके बाद मैं तुरंत अपने बच्चों को लेकर वहाँ से निकला और होटल में शिफ्ट हो गया और मैंने फादर का बहुत बहुत धन्यवाद किया। मुझे नहीं पता उस घर में क्या था, लेकिन जिस चीज़ से मेरे परिवार पर संकट आए
मैं वहाँ नहीं रहना चाहता। फिर हम लोगों ने एक दूसरे घर में शिफ्ट होकर, जो कि एक फ्लैट जैसा था और बहुत ही छोटा था, काफ़ी अच्छे से अपने यूके के समय को बिताया। हमारा बाकी का समय बहुत अच्छा बीता, लेकिन इंडिया आज वापस आ जाने के बावजूद हमारे दिमाग से वो हादसा निकलता ही नहीं। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन कहानियों के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।